हेलो फ्रेंड्स, लाफानी दुनिया में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका होस्ट AMK। अगर इस दुनिया को अजायबात का घर कहा जाए तो गलत नहीं होगा। वैसे तो ये दुनिया रंग बिरंगे मनाजिर से और खूबसूरत जगहों से भरी हुई है। इन जगहों की लिस्ट में कुछ जगहें ऐसी भी हैं जो अपनी पुरस्कारियत की वजह से बहुत मशहूर हैं, और वो अपनी पुरस्कारियत में उस मुकाम को छूती हैं कि जब भी उनका तस्करा किया जाता है तो लोगों के जिस्म में खौफ की लहर दौड़ जाती है। जी हाँ दोस्तों, आज हम जिस जगह की बात करने वाले हैं वो भी अपनी पुरस्कारियत की वजह से बहुत मशहूर है। आज की इस वीडियो में हम उस जगह के मशहूर किस्से और उनके हकाइक के बारे में बात करेंगे। ये एक ऐसी जगह है जिसको कभी एलियन से जोड़ा जाता है तो कभी दज्जाल से, तो कभी इसको शैतानी तिकोन के नाम से पुकारा जाता है। आम तौर से हम इसे डेविल ट्रायंगल या बर्मुदा ट्रायंगल के नाम से पुकारते हैं। दर हकीकत ये कोई ट्रायंगल है ही नहीं। असल में 3 मुख्तलिफ कंट्रीज़ की सरहदें इससे मिलती हैं, और जब उन 3 सरहदों पर एक लाइन खींची जाए तो कोई ट्रायंगल जैसी शक्ल बन जाती है। तो इसलिए उसको हम बर्मुदा ट्रायंगल कहते हैं। इन तीनों मुल्कों के दरमियानी समंदर, जो कि बर्मुदा ट्रायंगल के नाम से जाना जाता है, दर हकीकत एक बहुत ही डीप सी है और वहाँ पर अक्सर ही तूफ़ान आते रहते हैं। सबसे पहले 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस ने अपनी किताब में इस बात को तहरीर किया कि जब उसका गुज़र उस समंदर से हुआ तो उसने उस समंदर में बहुत हलचल पाई, और जब उसने अपने कंपास को नोट किया तो उसका कंपास भी सही तरीके से काम नहीं कर रहा था। उसने अपनी दीगर डिवाइसेस जो उस ज़माने में मौजूद थी उन पर गौर किया तो वो भी बिल्कुल ही काम नहीं कर रही थी। तो वो इस मामले से खासा परेशान हो गया और उसके दिल में एक खौफ सा पैदा हुआ कि ये मामला असल में है क्या। उसने बर्मुदा ट्रायंगल के बारे में आगे अपनी किताब में लिखा कि जब वो उस दिन वहाँ मौजूद था तो उसने आसमान से एक अजीब व गरीब सा गोला जो कि आग से लिपटा हुआ था समंदर की तरफ आते हुए देखा, और फिर वो अचानक समंदर की तह में गर्क हो गया। तो वो इस मामले को देख के और ज़्यादा परेशान हुआ और उसने ये फैसला किया कि मैं अब आगे नहीं जाऊंगा, अब मुझे वापस अपने रास्ते पे पीछे की तरफ जाना चाहिए। तो उसने अपने ही लोगों से इस बारे में तस्करा किया, तो लोगों ने उसका मजाक उड़ाया और उसको पागल करार दिया। भले ही लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे, मगर दिल ही दिल में कहीं ना कहीं एक खौफ उनके दिल में घर कर चुका था। इसी वजह से वो लोग वहाँ से गुजरना पसंद नहीं करते थे। नंबर 1 बात तो ये थी कि वहाँ के तेज़ तूफ़ानों की वजह से उनकी कश्तियों को नुकसान पहुँचता था, और फिर दूसरा ये कि क्रिस्टोफर कोलंबस की कही बातें उनको बहुत डराती थीं। इसी वजह से उनकी पूरी कोशिश रहती थी कि वो उस जगह को इख्तियार ना करें और उसके बजाय कोई दूसरा रूट ले लें। जब भी वो अपने सफ़र से वापस लौटा करते थे तो वो बर्मुदा ट्रायंगल के बारे में ऐसी ही बातें किया करते थे, जिसकी वजह से ये बात एक मिथ की शक्ल इख्तियार कर गई थी और ज़बान ज़दे आम हो चुकी थी कि हर कोई बर्मुदा ट्रायंगल के बारे में ऐसी ही बातें करता था। कोई कहता था इसके नीचे टाइटन रहता है, कोई कहता था कि इसमें एक बहुत बड़ी स्क्विड रहती है, या इस तरह की दूसरी चीज़ें कि हमारे कंपास बंद हो जाते हैं। कोई कहता था यहाँ पर कोहरा छा जाता है, यहाँ पर समंदर का रंग बदल जाता है। और ये मामला इतने तेज़ी से आगे बढ़ने लगे कि ज़्यादातर मल्लाहों ने इस जगह को इख्तियार करने से इनकार कर दिया। फिर होने ये लगा कि लोग शॉर्ट रूट लेने के बजाय लॉन्ग रूट लेके आगे जाने लगे, और ये जजीरा या जिसे हम एक ट्रायंगल कहते हैं, ये तकरीबन उस कॉमन रूट से अलग हो गया जिस पर पहले लोग सफ़र किया करते थे। तकरीबन 500 साल तक बिल्कुल खामोशी रही और लोगों ने इसके बारे में कोई जहाज़ डूबने की कंप्लेन नहीं करी, कोई दीगर मामला सामने नहीं आए। जो भी था बस वो मिथ का एक हिस्सा था। फिर 1945 में यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के 5 टोरपीडो जहाज़ जो कि रूटीन ट्रेनिंग के लिए अपनी बेस से उड़े, उनकी फ्लाइंग एक्सरसाइज का दौरानिया तकरीबन 3 घंटे का था, मगर तकरीबन 2 घंटे गुजरने के बाद उनकी टीम लीड ने कंट्रोल टावर से कांटेक्ट किया। फिर उसने ये बताया कि शायद वो लोग रास्ता भटक रहे हैं और कंट्रोल टावर से मदद तलब करी, लेकिन कंट्रोल टावर ने और सवालात पूछने की कोशिश की कि आखिरकार वो इस वक्त मौजूद कहाँ है। तो उन्होंने बताया कि हमारे समंदर का कलर बदल चुका है, चारों तरफ कोहरा छा गया है और अजीब सी बिजलियां कड़क रही हैं। वो जो मंजर बयान कर रहा था वो कंट्रोल टावर की समझ से बाहर था, क्योंकि वो इस दुनिया का तो कहीं से नहीं लग रहा था। ये उन 5 टॉर्पीडो जहाज का आखिरी कांटेक्ट था कंट्रोल टावर के साथ। इसके बाद उनका कोई कांटेक्ट दोबारा कंट्रोल टावर से नहीं बन सका। इसके बाद
یو ایس گورنمنٹ نے سوچا کہ ہم ان کی مدد کے لیے اور جہاز بھیجتے ہیں، اور پھر وہ جہاز بھی غائب ہو گئے۔ کل ملا کے تقریباً 27 لوگ اس میں لاپتہ ہوئے۔ اب مرتا کیا نہ کرتا، یو ایس گورنمنٹ نے بھی پاکستان گورنمنٹ کی طرح سے ایک کمیٹی بنا دی، اور اس کمیٹی کا کام یہ تھا کہ وہ یہ پتا کرے کہ آخر یہ جہاز کہاں چلے گئے اور وہ 27 لوگوں کا کیا ہوا۔ مگر بالکل ویسے ہی جیسے پاکستان میں کسی کمیٹی کا نتیجہ کبھی نہیں نکلتا، اس کمیٹی کا بھی نتیجہ آج تک کچھ نہیں نکلا۔ پھر ایک ایسا ہی واقعہ سن 1970 میں پیش آیا، جسے بروس گرینن نامی شخص نے بہاماس کے ایک جزیرے سے جس کا نام اینڈروس تھا، فلوریڈا کے لیے اڑان بھری۔ جب وہ اسینڈنگ کرتا ہوا 1000 فٹ کی بلندی پہ پہنچا تو اس کا انکاؤنٹر ایک کالے سیاہ بادل سے ہوا۔ اس نے مزید بلندی حاصل کرنے کے لیے اپنی پرواز کو جاری رکھا۔ جب وہ 11000 فٹ کی بلندی پہ پہنچا تو اس کو ایک اور سیاہ بادل کا سامنا تھا، مگر اس بار اس نے اپنی پرواز اس سیاہ بادل کے اندر سے شروع کر دی۔ اب جیسے جیسے بروس آگے بڑھ رہا تھا، بادل کی کنڈیشن کافی چینج ہونے لگی، وہ اور زیادہ سیاہ ہونا شروع ہو گیا۔ اب یہ بادل ایک ٹنل کی شکل اختیار کر گیا تھا۔ بروس کے مطابق یہ کنڈیشن بالکل بھی نارمل نہیں تھی، کیونکہ اس سے پہلے اس نے اس طرح کی کوئی بھی چیز اپنی زندگی میں نہ دیکھی تھی نہ ہی سنی تھی، تو اس کے لیے یہ سارا منظر بہت ہی نیا تھا۔ پریشانی کی اس حالت میں بروس کو ایسا احساس ہونے لگا تھا کہ شاید اب یہ ٹنل کبھی ختم نہیں ہوگی، اور اسی وجہ سے وہ اور زیادہ پریشان ہونے لگا۔ ایسے ہی تقریباً نصف گھنٹہ سفر کرنے کے بعد اس کو بادل کے اس پار کچھ روشنی دکھائی دینے لگی، جس سے اس کی ایک امید جاگی۔ جیسے جیسے وہ اس بادل کی ٹنل سے باہر نکلنے لگا تو اس کو اس بات کا احساس ہونے لگا کہ اس نے اپنے جہاز پہ کنٹرول کھو دیے ہیں۔ اس کے سارے نیویگیشن کے آلے، اس کے کمپاس، اس کے ساری انڈیکیٹرز جل بجھ کر رہے تھے، اور وہ یہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ اب جہاز کا کنٹرول کس کے ہاتھ میں ہے۔ جہاز کی رفتار خاصی زیادہ تھی، حتیٰ کہ سارے کنٹرول کھو چکا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی جہاز پرواز کر رہا تھا۔ یہ بروس کی خوش قسمتی تھی کہ وہ اس کوہرے سے باہر نکل آیا تھا، اور اب آہستہ آہستہ اس کے کنٹرول اس کے ہاتھ میں واپس آ رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد اس کو اس بات کا احساس ہوا کہ اب اس کے سارے کنٹرول بالکل صحیح طریقے سے کام کر رہے ہیں، جیسے کبھی ان میں کوئی خرابی ہوئی ہی نہیں تھی۔ اب گرینن نے گراؤنڈ کنٹرول کے ساتھ کنیکشن بلڈ کرنے کی کوشش کری، جو کہ سکسیسفلی قائم ہو گیا، اور اس نے یہ معلوم کیا کہ میری کرنٹ لوکیشن کیا ہے، جس پر گراؤنڈ کنٹرول نے اس کو یہ بتایا کہ اس کا جہاز ریڈار پہ نظر نہیں آ رہا۔ یہ بات سن کے بروس اور پریشان ہو گیا۔ اس کی حیرانی میں اس وقت اضافہ اور ہو گیا جس وقت اس نے خود کو میامی پر پایا۔ وہ اب اپنی منزل پر پہنچ چکا تھا۔ یہاں پر ایک اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ اس نے 217 میل کا فاصلہ صرف 47 منٹ میں طے کر لیا تھا، جو کہ در حقیقت 115 منٹ کا فاصلہ تھا۔ اس نے اپنی فلائٹ کا پیٹرول کنزمپشن چیک کیا تو وہ بھی حیران کن تھا، کیونکہ اس نے تقریباً آدھا ہی پیٹرول یوز کیا تھا جو اس کو میامی جانے کے لیے ریکوائرڈ تھا۔ اس نے گراؤنڈ کنٹرول سے بھی کانٹیکٹ کیا کہ آخر یہ سارا ماجرا تھا کیا، اور وہ اپنی ڈیسٹینیشن پہ اتنی جلدی کیسے پہنچ گیا ہے۔ تو اس کو گراؤنڈ کنٹرول سے کوئی خاطر خواہ جواب حاصل نہیں ہو سکا۔ بروس نے خود ہی اس سارے معاملے کی تفتیش شروع کر دی۔ بروس کی اپنی تحقیق کے مطابق کہ جس وقت یہ سارا ماجرا پیش آیا تو وہ برمودا ٹرائنگل کے اوپر ہی سفر کر رہا تھا۔ اس کو ایسا لگتا ہے کہ یہ سارا معاملہ اس مت سے ہی جڑا ہوا ہے جو کہ ایسوسیٹ کی جاتی ہے برمودا ٹرائنگل کے ساتھ۔ اس سارے معاملے میں جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ بروس نے اپنا پورا سفر اپنی آدھی ڈیوریشن میں طے کیا، جو کہ 47 منٹ تھی۔ اس کا فیول کنزمپشن بھی کم ہوا، جو کہ آدھا ٹینک تھا، تو اس نے 217 مائل صرف 47 منٹ میں طے کر لیے۔ اور اس کے جو جہاز وہ استعمال کر رہا تھا وہ ایک نارمل فوکر پلین تھا، جس کی سپیڈ اتنی نہیں ہوتی۔ تو ماہرین کا کہنا یہ ہے کہ وہ بادل نہیں بلکہ ایک الیکٹرانک فوگ تھا، جس نے کسی طریقے سے اس کی رفتار کو بوسٹ کیا، اور جب وہ اس رفتار سے باہر نکلا تو وہ اپنا سفر آدھی ڈیوریشن میں طے کر چکا۔ آگے جا کے سن 2017 میں بروس نے ایک کتاب لکھی جس کا نام تھا بیونڈ دا برمودا ٹرائنگل۔ اس کتاب میں بروس نے اپنے اس کمپلیٹ واقعے کا ذکر کیا ہے، اور یہ کتاب بآسانی انٹرنیٹ پہ اویلیبل ہے۔ کچھ اور باتیں جو برمودا ٹرائنگل سے منسلک کی جاتی ہیں ان میں کھوئے ہوئے جہازوں کا دوبارہ سے نظر آنا، اڑن تشتریوں کا ٹرائنگل پہ نظر آنا، اور سمندر کی تہہ میں سے لال روشنی نظر آنا۔
शामिल हैं। ये वो सारे किस्से हैं जो कि कोलंबस से शुरू होके ब्रूस पर ख़त्म हो जाता है, और इस पूरे 500-600 साल के अरसे के अंदर यही वाक़ये रिपोर्ट किए गए। मगर पिछले 70 साल से कोई ऐसा वाक़या रिपोर्ट नहीं हुआ जिसमें कोई जहाज़ गायब हो गया हो। अब कुछ ज़मीनी हक़ाइक़ पर बात करते हैं, और वो हक़ाइक़ ये हैं कि कोलंबस ने जब ये सारी मामलात रिपोर्ट करे, उस वक्त ना तो ऐसी कोई टेक्नोलॉजी मौजूद थी जो इस चीज़ को आइडेंटिफाई कर सके कि उसकी बात में कितनी हकीकत है और कितना झूठ शामिल है। उसने किस वजह से ये सारे मामलात उस तरह से बयान किए जिस तरह से उसने अपनी किताब में तहरीर की। आज के ज़माने में जब कैमरा बहुत ही आम हो चुका है तो इस तरह की कोई भी चीज़ सामने नहीं आती। हद तो ये है कि आज दर्जनों बहरी वेसल्स उस ट्रायंगल पर सफ़र करती हैं और बाखैरियत अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंचती हैं। यकीन करें दोस्तों, अगर आप अभी गूगल पर जाएं और फ्लाइट नेविगेशन एंड मरीन नेविगेशंस की वेबसाइट्स को सर्च करें तो आपको पता चलेगा कि अभी इस वक्त भी बहुत सी वेसल्स और हवाई जहाज़ उस ट्रायंगल के ऊपर से गुजर रहे होंगे। जहाँ तक बात रही ब्रूस ग्रैंडन की, तो उसका मामला कोई पेचीदा मामला नहीं है। साइंटिस्ट का मानना है कि अक्सर बादलों में ऐसे तूफान आते हैं जो पेंटागन टाइप के क्लाउड्स क्रिएट करते हैं। वो क्लाउड्स फुल ऑफ स्टैटिक चार्ज होते हैं और उनमें एक ख़ास किस्म के स्पार्क्स भी हुआ करते हैं, और वो अक्सर गुजरने वाले जहाज़ को उसकी स्पीड्स पर असरअंदाज होते हैं। बल्कि बहुत सारे साइंटिस्ट का तो ये भी मानना है कि अगर कोई उस फॉग में फंस जाए तो उसका निकलना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ये ख़ास किस्म के क्लाउड्स होते हैं जो फुल ऑफ स्टैटिक चार्ज होता है। और इसी तरीके की कुछ पैटर्न्स समंदर में भी बनाए जाते हैं, जिसकी वजह से समंदर में से भी गुजरने वाले जहाज़ों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात पैदा होती हैं और हाई टाइड्स क्रिएट करते हैं। अगर हम बात करें यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के उन 5 टॉर्पीडो जहाज़ों की जो कि गायब हो गए, तो आपको ये याद रखना चाहिए कि अमेरिका अपने एजेंडा और प्रोपेगेंडास के खातिर बहुत सारी ऐसी मिथ्स क्रिएट कर देता है कि लोग उस एरिया से दूर रहें जिस एरिया में उसका अपना कंट्रोल है। जैसे एक मिसाल हमें एरिया 51 की मिलती है। एरिया 51 एलियन और यूएफओस के हवाले से बहुत मशहूर है, लेकिन हकीकत क्या है कोई नहीं जानता। वो एक आर्मी कंट्रोल्ड एरिया है, और अगर आप जाना भी चाहें तो आप उस एरिया में नहीं जा सकते। तो सेम गोज फॉर द बरमूडा ट्रायंगल। अदरवाइज उधर ऐसी कोई चीज़ आज तक किसी कैमरे की आंख ने रिकॉर्ड नहीं की, जबकि वहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी वेसल्स चलती हैं जो आम तौर पे वहाँ पे चल रही होती हैं। एक जब माहौल या वेदर अच्छा होता है तो वो नॉर्मल इन्वायरमेंट में वहाँ से गुजरती हैं। उनके पास बड़े बड़े कैमरेज इंस्टॉल्ड हुए होते हैं। उन्होंने आज तक ऐसी कोई चीज़ कभी रिकॉर्ड नहीं करी जिसको देख के कोई ये तसव्वुर करे कि ये बरमूडा ट्रायंगल के अंदर कुछ अनोखी चीज़ हो रही है। हमारा ये मानना है कि जब भी आप कोई ऐसी बात सुने जो कि बहुत पुरस्कार हो, तो उसकी फैक्ट्स एंड फिगर को ज़रूर मेजर कर लें, ताकि ऐसा ना हो कि आपने किसी सुनी सुनाई बात पर यकीन कर लिया। अगर आपको हमारी ये छोटी सी काविश पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारी इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के दरमियान में शेयर करें। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि ये आने वाले न्यू पोस्टमार्टम्स आपको करके देता रहे।